नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अगर सबसे बड़ी कोई पहचान की चीज थी तो वो था जर्मनी के द्वारा सेना का बढ़ाया जाना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिस तरह से जर्मनी ने सेना के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए थे, उसी क्रम में अब फिर से एक सुर्खी बनती है कि जर्मनी फिर से सेना बढ़ा रहा है। अब आप पूछेंगे, जर्मनी फिर से सेना बढ़ा रहा है तो रुका कब था? इसके लिए हमको थोड़ा सा विश्व इतिहास सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से जानना पड़ेगा। हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन जर्मनी फिर से अपनी सेना बढ़ा रहा है, यह मायने रखता है क्योंकि इस समय के वैश्विक हालात जैसे बने हैं, जब से ट्रंप ने ग्रीनलैंड की हट पकड़ी, फिर उसके ऊपर हल्के से पलटे, भरोसा नहीं है क्योंकि कोई ट्रस्ट उनके ऊपर, उनकी बातों पर कर नहीं पाता। ऐसे में यूरोप अपनी तरफ से अब यह संदेश देना चाह रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपको लगता है कि हम आपसे डर गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ने फिलहाल के लिए अपनी तरफ से ट्रंप को संदेश भेज दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड पर यू टर्न लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको सेशन में बताया भी था। हमने अपने ही सेशन में बताया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप लोगों को कि किस तरह से ट्रंप ने हाल ही में अपना रुख बदला है। कहा है कि भाई बाई फोर्स मैं नहीं लूंगा, लेकिन आज मना कर रहे हो, पता चले बाद में यूरोपियन यूनियन के देशों को आपस में तोड़वा दो। क्योंकि आज यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रही है कि क्या ही जरूरत है सेना की, युद्ध क्यों ही लड़ने, विश्व तो पूरा एक परिवार है, युद्ध में तो नाटो है ही ना अपने लिए। तो पर नाटो पे ही आपने डाउट खड़ा कर दिया। ऐसे में अब जर्मनी अपनी तरफ से मिलिट्री बढ़ा रहा है। ये हेडलाइन इंटरनेशनल है। वाई इज जर्मनी ट्राइंग टू बिल्ड यूरोप्स स्ट्रॉन्गेस्ट कन्वेंशनल आर्मी? और ये विश्व की सबसे बड़ी आर्मी बनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, इतनी सी लाइन के बाद इतना ज्यादा आप लोग सुन चुके हैं कि यूरोप के अंदर आज के जो हालात हैं, उनके पास में फिलहाल विकल्प के रूप में सेना बढ़ाना ही है। तो कारण जो है वो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में समझ में आते ही हैं खबर सुनते ही। अमेरिका है और ग्रीनलैंड का मसला चल रहा है, नाटो का भविष्य थोड़ा सा गड़बड़ा है, वो चल ही रहा है कि पता नहीं नाटो एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। यूरोप को कोई गांठ ही नहीं रहा है। उधर से रशिया धमकाए पड़ा है, इधर से ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया उनको समझ नहीं रही है। यूरोप के साथ में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। तो इनका सेना बढ़ाना बड़ा ही नेचुरल लगता है। लेकिन जर्मनी का सेना बढ़ाना जो है ना, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश जर्मनी है। जर्मनी का सेना बढ़ाना एक और हिंट देता है, और वो हिंट है कि भाई ये हिटलर के बाद ऐसा हो रहा है। हिटलर जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब ये कहिए कि आगाज कराया था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसके वजह से हुआ था, करोड़ों लोगों की जान जिसकी वजह से गई थी, उस हिटलर ने भी सेना का पागलपन जर्मनी में ही दिखाया था। जर्मनी में ये माना जाता है, और विशेष रूप से यूरोप में ये माना जाता है कि जर्मनी के जो लोग हैं उनमें नस्लीय श्रेष्ठता की भावना होती है। जर्मन्स अपने आप को सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति मानते हैं। उनके मन में यह आता है कि अगर ब्रीड्स के आधार पर बात की जाए कि कौन सी नस्ल सबसे बेहतर है, तो बोले जर्मन नस्ल सबसे बेहतर है। इस वजह से जर्मनी की जो जर्मन श्रेष्ठता है साइकोलॉजिकल, वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों का कारण बनी थी। ऐसे में अब ये फिर से सेना बढ़ाने निकल रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में चिंता वही आ रही है, कहीं यार ये फिर से इंडिकेशन तो नहीं है। दो बार तो ये द्वितीय दो वर्ल्ड कप, आज वर्ल्ड कप बोल रहा हूं, वर्ल्ड वॉर अब तक दो बार तो ये करा चुके हैं। अब इनके द्वारा फिर से सेना बढ़ाया जाना कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर की पहचान तो नहीं है? आप कहेंगे भाई साहब इनसे तो नहीं लगता। भाई लगता तो पहले हिटलर से भी नहीं होगा किसी को। नाम है चांसलर मर्ज, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। और जब भारत की यात्रा पर आए थे, तब ये अपनी तरफ से हिंट भी देकर गए थे। इस बीच में ये अपनी यात्राओं में पूरी तरह से विश्व कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफत तैयारी कर रहा है। चाहे कार्नी की यात्राएं हों, इनकी यात्राएं हों, सब तरह से विश्व की जो तैयारियां हैं वो अमेरिका को एज ए होल अपना दुश्मन मानकर चल रही हैं कि अमेरिका इस समय ट्रस्टवर्दी देश नहीं बचा। ट्रस्टवर्दी नहीं बचा का मतलब यह है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी देश के ऊपर कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है, और वो उसने किया भी। ग्रीनलैंड के मामले पर 8 यूरोपियन देशों पर एक साथ ट्रेड की धमकी दे डाली कि मैं तुम्हारे ऊपर 10% टैरिफ लगा दूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि फिर यूरोपियन यूनियन एक साथ ट्रेड बजूका ले आई कि भाई सुनो, अगर तुमने 10 पर लगाया, 8 पर लगाया, तो 27 की 27 तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे। तो वो सब यूनाइट होकर के एक साथ जब बोलने लगे, तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। वो सब चलता रहा। लेकिन
अल्टीमेटली सेना का विकल्प तो सेना ही हो सकती है। अमेरिका अगर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सेना रखने का दावा करता है, तो भाई इसके सामने लड़ने वालों को भी तो सेना की जरूरत पड़ेगी। तो जो सेना की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए अब जर्मनी निकल कर आने की तैयारी कर रहा है। साथियों, जर्मनी की तरह जब हम बातें करने लगे हैं, जर्मनी के बारे में बात करने लगे, तो आज की प्रासंगिकता को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास दर्शन जरूरी है। इसलिए मैंने हल्का सा आप लोगों को विश्व इतिहास बताने के बारे में सोचा है। हल्का सा इसलिए ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हट, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हट, और अब थर्ड की तरफ का इंडिकेशन तो ये नहीं बन जाएगी। ठीक है, हिटलर की कहानी डिटेल में हम कभी भी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की हल्की सी एक जानकारी ले लीजिए। और जानकारी ये है, मतलब जब भी आप उठाकर ढूंढेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, तो उसके तात्कालिक कारणों में पता चलता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन युवराज थे जिनका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी और उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी, और उसके बाद में ऑस्ट्रो हंगेरियन जो साम्राज्य है, वो क्योंकि उनका प्रिंस था, उनके प्रिंस की मृत्यु हुई थी, तो जिसने मारा उनके ऊपर सर्बिया के ऊपर डाउट था, तो सर्बिया के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी। बस यहां से पार्टी बनती चली गई। सर्बिया के समर्थन में रूस उतर कर आ गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन के सहयोग के कारण जर्मनी साथ में उतर आया कि चलो हम तुम्हारे साथ युद्ध रखेंगे। ये दोनों आपस में क्यों लड़े, इसके पीछे का पूरा एक विश्व इतिहास है। कभी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में आपको डिटेल में एक सेशन और शेयर कर देंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से एक क्षेत्रीय संघर्ष में बहुत सारे देश आपस में जुड़ते हुए चले गए, जुड़ते चले गए और आपस में लड़ते चले गए। उन लड़ते लड़ते 4 साल 3 महीने और 14 दिन में 1.5 से 2 करोड़ लोगों की जानें चली गई। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, सोचकर देखिए कि ये जितने भी नीले दिख रहे हैं, ये एक तरफ थे, और ये जितने भी नारंगी दिख रहे हैं, ये एक तरफ थे। हम नीलों वाली तरफ थे, मतलब हम उस गुट में थे जो बड़ा गुट था। कौन सा बड़ा गुट था? मित्र राष्ट्रों का गुट था। बोले साहब, हम तो तब गुलाम थे। हाँ, तो हम जब गुलाम थे, तब हम ब्रिटेन की तरफ से लड़ते थे। ब्रिटेन में सेना की तो वैसे ही कमी थी, वो तो हम जैसे लोगों को जिनको उपनिवेश बना के रखा था, उन्हें ले जाता था। चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, लंका, मिस्र, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहां से सेनाएं जाती थी उसके पास। तो अब एक तरफ तो इतने सारे देश, और एक तरफ सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जिसमें तुर्की और बुल्गारिया ये देश शामिल थे। इतने से वर्सेस इतने सारे देश, हारना स्वाभाविक था। हार भी गए, हार गए। और हारने के बाद में लेकिन इन लोगों ने इवन युद्ध के दौरान ही, जर्मनी जो कि यहां पर सबसे ज्यादा लीड कर रहा था, वो बहुत सी चीजें करता चला जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कहते हैं कि विश्व युद्ध को पढ़ने से, जब आप तैयारी करें सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, जब वर्ल्ड वॉर पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर तो सब लोग चर्चा करते हैं कौन किससे लड़ा, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान जो खोज हुई, जो इन्वेंशंस हुए, उनका जिक्र भी अलग से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साइंस के क्षेत्र में क्या तरक्की हुई, कल्चर में क्या तरक्की हुई, कल्चर में क्या परिवर्तन आया, सांस्कृतिक रूप से क्या परिवर्तन आया, सांस्कृतिक नवचेतना कैसे आई, वो सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में बहुत तेजी से साइंस में प्रयोग हो रहे थे, जिसमें से सबमरीन्स का बनाना हो, और बहुत सारे ऐसे वेपन्स का बनाना हो, बायोलॉजिकल गैसेस, केमिकल गैसेस, इनके बारे में काम करना हो, वेपन्स बनाना हो, ये सारे काम चल रहे थे। धीरे धीरे अमेरिका को लाने का कुल मिलाकर प्रयास किया जा रहा था जर्मनी के द्वारा। ठीक है, 1917 में जर्मनी ने मैक्सिको से कहा, जो उसकी पड़ोसी था, कि तुम अमेरिका के खिलाफ काहे नहीं लड़ लेते हो। एक गुप्त टेलीग्राम था जो मिल गया, अमेरिका ने डिकोड कर लिया कि ये भड़काने में प्रयास कर रहा है आपस में दो देशों को। फिर अमेरिका भी कूद पड़ता है। अमेरिका 1917 तक युद्ध में शामिल नहीं था, वो व्यापारी था उस समय भी, कि लड़ो मैं तो सामान बेचूंगा। असल में अमेरिकी लोग थे कौन? थे तो यूरोपियंस ही ना, जो जाकर बस गए थे स्पेन से, फ्रांस से, ब्रिटेन से जाकर कभी बस गए थे। तो ये लोग पहले व्यापार ही कर रहे थे। 1917 में जैसे ही ये शामिल होते हैं, युद्ध निर्णायक हो जाता है, जर्मनी हार जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हारता है, तो उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं कि तुम बेटा अब यहां से आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इनका बहुत कुछ छीन लिया जाता है, और तय किया जाता है कि दुनिया अब दोबारा युद्ध ना लड़े। इसके लिए लीग ऑफ नेशन, जैसे उस आजकल यूएन है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाई गई, जो शांति स्थापित करेगी। एक संधि करी गई जिसका नाम वर्साई की संधि था, जिसमें कि एक अपने आप में जर्मनी के ऊपर इतनी सारी पेनल्टी लाद दी गई, उससे बहुत सारा पैसा मुआवजे के रूप में मांगा गया। मतलब हालत खराब कर दी गई जर्मनी की, कि बेटा तुम अब कर्जा ही चुकाते रहो, तुम्हारे कारण दुनिया को युद्ध देखना पड़ा है। तीसरा जो सोवियत रूस था, जो कि युद्ध लड़ा था जर्मनी से,
उसके अंदर जो राजा का शासन था वो पलट गया, वहां पर नई सत्ता का उदय हो गया। लेनिन की मतलब उसमें लीडरशिप में, व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में सोवियत संघ का निर्माण हो गया। दुनिया में काफी सारे परिणाम परिवर्तन हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो जर्मनी पर था। इनके ऊपर इतना पैसा लाद दिया गया, शुल्क लाद दिया गया, पेनल्टी लाद दी गई कि तुम चुकाते ही थक जाओगे। अब सोचो, जो देश 1918 में इतना पेनलाइज हुआ हो, उसमें इस बात का गुस्सा हो गया हो कि बेटा तुमको पैसा तो देंगे हम, लेकिन बदला भी लेंगे। बस वो जो बदला है ना, उसने द्वितीय विश्व युद्ध को मात्र 20 साल में ही करा दिया। इस दौरान कई राजवंश खत्म हुए, जंग के बाद कई नई देश बनकर भी आए। उन सबसे ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छिपा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर जो पेनल्टी लगाई गई थी, जो वर्साय संधि के माध्यम से लगाई गई थी, उससे जर्मनी के लोगों के अंदर एक असंतोष पैदा हो गया। इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं। देखिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो विश्व इतिहास अपने आप में बड़ा पोर्शन कवर करता है। मैं बहुत सुपरफिशियल आपको बता रहा हूं। जर्मनी के अंदर एक असंतोष पैदा यह हुआ था कि जो यहाँ के यहूदी थे, उन्होंने जर्मन सरकार का सहायता नहीं करी प्रथम विश्व युद्ध में। वो इसलिए हार गए। यहूदी बहुत ही साइंस वाले लोग थे, व्यापारी व्यापारी तरह के लोग थे, और उनके खिला मतलब वो कहीं ना कहीं एक अलग राष्ट्र की जो उनको थॉट दी गई थी उसके साथ चल पड़े थे कि तुम युद्ध में बाहर निकलोगे। ब्रिटेन ने उनको यह समझा दिया था कि चिंता मत करो, बेलफोर डिक्लेरेशन के माध्यम से, कि तुमको हम एक नया देश दे देंगे, तुम तो अंदर बैठे रहो, बस युद्ध मत लड़ो, तुम इनका साथ मत दो, जर्मनी की इस समय की जो सरकार लड़ रही है इसका साथ मत दो। तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या फिर उसके प्रमुख कारणों में, जब जर्मनी बहुत ज्यादा गुस्से में रहा, या कि ये हिटलर के अंदर जो नफरत थी यहूदियों के प्रति, वो इस बात पे थी कि हमारे अपने लोगों ने हमारे देश का साथ नहीं दिया, इसलिए हम युद्ध हार गए। तो इसने फिर क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में एक प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि इसने फिर अपने ही देश में लोगों को एकीकृत करना शुरू किया। देश के अंदर एक तो गुस्सा था ही कि इतनी पेनल्टी हम पर आ गई है, हम युद्ध हार गए हैं, इसकी शर्म भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का दर्द भी था कि यार हम हारते नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो। बस यहीं से उदय होता है हिटलर नाम के व्यक्ति का, जो लोगों के अंदर एक प्रकार से इस बात की जागरण फैलाता है, जागरूकता फैलाता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध करने की जो नौबत है वो क्यों आएगी, क्योंकि हमें जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लाना है। यह आदमी अपने बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। इसकी बातों में इतनी कन्विंसिंग पावर होती थी कि बड़ी संख्या में लोग इस ये जो कहता था वो मानते थे। मतलब शुरुआत में जो व्यक्ति चांसलर से, राष्ट्रपति से शुरू हुआ, इसने अपने आप को फ्यूरर घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, स्कूलों में खुद की पूजा करवा दिया कि तुम सब लोग मुझे पूजो, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। लोग इसको एक तरीके से मानना शुरू कर दिया कि तुम ही हो जो कुछ हो। जर्मनी में इसके प्रति मतलब एक प्रकार के है ना, इसने दीवानगी सी पैदा कर दी थी और कहा था कि नस्लीय श्रेष्ठता जो जर्मन्स की है वो सर्वश्रेष्ठ है, बस उसी को मानो। नाजी विचारधारा में ये मानकर चलो कि आर्य जो हैं वो श्रेष्ठ हैं और जो यहूदी हैं वो परजीवी हैं, इनका तो होना ही नहीं चाहिए, इनको हटा दिया जाना चाहिए। यहीं से होलोकॉस्ट का नींव धरा था। यानी कि हिटलर के कहने पर यहूदियों को, लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए, होलोकॉस्ट कर दिया गया, उनको बुरी तरह से खत्म कर दिया गया। और अपनी ही सोच की तरह से इटली के अंदर एक मुसोलिनी नाम का वो आया हुआ था, तानाशाह आया हुआ था। ये दोनों लोग मिलकर के असल मायने में अपने अपने नुकसानों की पूर्ति करने निकल पड़े। तो जर्मनी ने सबसे पहले जो वर्साई की संधि में इसके ऊपर पेनल्टीज लगाई गई थी वो देना बंद किया कि नहीं दे रहे। और जिन जगह पर इनका कब्जा हुआ था या दूसरे देश लूट लिए थे इनका जगह, उन सभी जगहों को इन्होंने वापस लेना शुरू किया। वापस लेना शुरू किया तो स्वाभाविक है कि ये कहीं ना कहीं युद्ध का कारण बनेगा, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनना शुरू हुआ। 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रखी जा चुकी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चलना शुरू हुआ तो ब्रिटेन अपनी तरफ से बहुत सी जगहों को रिक्लेम करना शुरू कर दिया। जर्मनी वापस से रिक्लेम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों तरफ से खेमे बनते चले गए। एक तरफ जर्मनी आक्रामक हो रखा है, उधर से जो दूसरे देश हैं वो आक्रामक हो रखे हैं। कुल मिलाकर के दो गुट बन चुके थे। एक तरफ थे जर्मनी, जापान और इटली, और एक तरफ थे अलाइड ग्रुप, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस। यहां पर कौन किसके साथ कैसे आया, क्या इसके पीछे की कहानी रही, इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि वो बताएंगे कभी डिटेल में। वर्ल्ड वॉर अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन हाँ, बस इतना सा जान लीजिए कि यहां पे जर्मनी ने मात्र 20 साल में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ लिया था। कहते हैं कि इतना ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा था कि जर्मनी की ताकत के चलते ही आज ब्रिटेन और फ्रांस खाली हैं, कंगाल हैं। आज उनके पास अगर कुछ नहीं है तो उसके पीछे का कारण है जर्मनी ने उनको इतना खोखला कर दिया। कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश जो उपनिवेशवाद से आजाद हुए, गुलामी से बाहर निकल कर आए,
उनके बाहर आने के पीछे का बड़ा कारण यह है कि जर्मनी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया कि वो दूसरे देशों पर शासन करने लायक नहीं बचे। उनके पास संसाधन खत्म हो गए, फोर्सेस की ताकत खत्म हो गई। बोले एक साथ, जैसे हम अपने देश की आजादी की बात बोलते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ, लेकिन दुनिया के एक साथ इतने सारे राष्ट्र उसी समय पर आजाद क्यों हुए? मतलब हर देश के अंदर आजादी की मांग थी, समझ में आता है। एक साथ उसी समय में, मतलब 45 से लेकर 50 के बीच में अधिकांश देश आजाद हो जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। बोले क्यों? क्योंकि उस समय जर्मनी ने खोखला कर दिया इन देशों को, और इन्हीं की खोखलेपन को अमेरिका ने बुना लिया। क्योंकि अमेरिका युद्ध में सबसे एंड में एंट्री करता था कि भाई अब मैं आ रहा हूं, और वहीं पर जब उसने परमाणु बम गिराया जापान के ऊपर, तब से ही युद्ध खत्म हुआ था। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की भूमिका का बड़ा होना, इन देशों का खाली होना, ये सब जर्मनी का दुनिया को दिया हुआ है। खैर, कट टू द पॉइंट, आज की बात पर हम पहुंचते हैं। इसके बाद में फिर जर्मनी दोबारा जब हारा तो फिर जर्मनी के दो भाग बना दिए गए, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। बांट दिया गया कि एक तरफ जो पश्चिमी जर्मनी है, इस पर कब्जा होगा यूरोप के ये प्रमुख चार देश हैं इनका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस जैसे देशों का, और दूसरी तरफ जो पूर्वी यूरोप जर्मनी है, उस पर यूएसएसआर का कब्जा होगा। पूरी तरह से बांट दिया गया और इन पर एक संधि दोबारा से लाद दी गई, जिसका नाम पोस्ट डैम डिक्लेरेशन कह सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि सुनो भाई, कि तुम्हें आगे से चल के अपने पास सेना रखने का अधिकार नहीं है। जर्मनी को फिर से बांधते हुए यह कहा गया कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी सेना को कभी भी 3,70,000 से ज्यादा नहीं करोगे, ग्राउंड फोर्स 3.25 लाख से ज्यादा नहीं रखोगे, कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, न्यूक्लियर फ्री जोन में रहोगे। ये सारी की सारी पाबंदियां फिर से लाद दी गई ताकि जर्मनी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी ना करे। तो जिस देश का इतिहास ऐसा रहा हो, अब वो अचानक ये बोल दे, क्योंकि और उसने सेना घटाई थी 5 लाख से घटाते हुए आज 2.25 लाख सेना है जर्मनी के पास। लेकिन जिस देश ने इतने दिन तक शांति बनाई हो और वो पूरी तरह से ऐसा बन गया हो कि आपको आज जापान और जर्मनी को देख करके तो लगता ही नहीं है कि ये विश्व युद्ध के अंदर लड़े थे। ये दोनों इतने पलट गए हैं। जापान तो मतलब आजकल लोग कहते हैं कि इनसे सीखो कि जीते कैसे हैं, मतलब उनकी विधाएं लोग चर्चा में लेकर आते हैं कि इकिगाई टेक्निक सीखो, ये कैसे जीते हैं। तो इन्होंने कुल मिलाकर के जिस तरह के हालात पैदा कर दिए, वो हालात परिवर्तन के थे, और ये बदलते चले गए कि ठीक है भाई, अब दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है, हम भी बढ़ेंगे। लेकिन अचानक आप ये न्यूज़ सुनते हो कि ये कह रहा है कि अब मैं यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाऊंगा। तो भाई इनके पास तो न्यूक्लियर बम भी नहीं है, फ्रांस के पास है और ब्रिटेन के पास है। अगर जर्मनी कह रहा है कि श्रेष्ठ सेना बनाऊंगा, तो क्या इनके दिमाग में भी न्यूक्लियर बम की थॉट तो नहीं चल रही है? जर्मनी कह रहा है कि मैं फिर से यूरोप का श्रेष्ठ बनूंगा, तो कारण निकल के आते हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन के बाद में जो अगला नंबर लग सकता है, अगर रशिया आक्रामक हो, तो वो रशिया के बाद में यूक्रेन के बाद में जर्मनी का ही लग सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये माना जाता है कि यूक्रेन के बाद में रशिया का नेक्स्ट टारगेट पोलैंड के बाद में खाने का जर्मनी बचता है। मतलब ये दूर के कयास हैं, लेकिन हाँ, यूरोप में तो डर ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कहा जाता है कि जर्मनी नेक्स्ट टारगेट रशिया का हो सकता है, क्योंकि इसने गैस वैस लेने से मना कर दी थी, और ये दोनों लोग दुनिया पर अलग अपने अपने तरीके से, ये यूक्रेन को खत्म किए पड़ा है और वो दूसरी तरफ से वेनेजुएला पर कब्जा किए पड़े हैं। तो दोनों ने बांट रखा है कि हम अपने अपने हितों की बात करेंगे। तो बोले हमें अपने हित की बात करनी होगी, ये दो देश तो थे ही नहीं, विश्व युद्ध के कारक तो हम थे। दूसरा क्या है ना कहीं इस समय पर नाटो के साथ में खेला चल रहा है। नाटो का लगभग 70% बजट यूएस देता है। जर्मनी जैसे देश जो हैं वो बहुत कम 4-5% बजट देते हैं। ऐसे में इन सबका मानना यह है कि जब यूएस का सब कुछ है, तो कल को यूएस हमारे खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन ले सकता है, जो कि ट्रंप ने करके दिखाई दिया था। इन सामने सबको सामने बिठा करके बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से इनको फील फील कराया था कि तुम लोग तो कुछ हो ही नहीं। ऐसे में ग्रीनलैंड के ऊपर भी अगर कब्जे की बात हो, जो कि सिंबॉलिक है, कल को ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अगर अमेरिका बैठता है, तो उसको ग्रीनलैंड से ज्यादा तो यूरोप की नाक तोड़नी है ना, कि तुम कुछ हो ही नहीं मेरे आगे। तो एक प्रकार से यूरोप को खुद की खुददारी जीनी है। और जो आपने सुना भी होगा, यूरोप के लीडर्स आजकल ये बोल ही रहे हैं कि हमें यूरोप की एक सेना बनाने की जरूरत है ना। ये सब तरह के बयान है जो आप सुनने भी लग गए होंगे। मतलब लोगों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं भविष्य में जो हमले हैं ना वो हो सकते हैं, और रूस 2029 तक नाटो पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में नाटो पर अगर हमला हो, तो फिर लड़ेगा कौन? तो ऐसे में ये दोनों तो आपस में झगड़ लिए। फ्रांस के साथ में अमेरिका जिस तरह की टसल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी टसल एक ही तरफ जा रही है कि अमेरिका ना पड़ोसियों का है, ना यूरोपियंस का है, ना नाटो अलाइज का है। तो फिर इन्हें अपना संभालना पड़ेगा कि भाई सुनो, दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि हमें अपनी जॉइंट फोर्स बनानी चाहिए, तो बना लेनी चाहिए। यूरोप के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेना अगर किसी के पास है तो वो फ्रांस है,
उसके बाद पोलैंड है, फिर जर्मनी है, फिर ब्रिटेन है, फिर इटली है। तो ऐसे में जर्मनी श्रेष्ठ सेना बनाने की अगर बात करता है, तो फ्रांस की जितनी सेना है, उससे भी ज्यादा सैनिक जर्मनी में लिए जाएंगे। कहा जा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह ऑफर की जा रही है सैनिकों को सेना में शामिल होने के लिए। लोगों को फिर से सेना में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है। 90% जर्मन्स का भी यही मानना है कि यह तरीका है, क्योंकि नाटो पर विश्वास नहीं बचा और धीरे धीरे अमेरिका से विश्वास लोगों का उतर रहा है। तो जर्मनी इसी कारण से अब वेपन परचेज करने निकल पड़ा है, सेना को मॉडर्नाइज करने में निकल पड़ा है। कारण उसका रूस हो या अमेरिका, कुल मिलाकर फिर से युद्ध के दौर शुरू हो चुके हैं। युद्ध का दौर जब शुरू होता है तो हथियारों की होड़ मचना शुरू हो जाती है, और जब हथियारों की होड़ मचती है तो फिर परिणाम आपकी तरफ युद्धों में ही बढ़ता है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 लोड हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर जाकर अगर आप चाहें तो पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है, अर्थव्यवस्था, भूगोल, पॉलिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट उपलब्ध हैं। प्रॉपर टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ तरीके से आपके सामने कोर्सेज उपलब्ध हैं। घर बैठे अगर आप हमारा कंटेंट मंगाना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला ऐप पर जाइए और कोर्स ऑर्डर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।